दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शानदार तमिल हॉरर सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ, जिसे हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है और इसका नाम है द डोर। इस मूवी की कहानी एकदम यूनिक है और लास्ट तक सारे डॉट्स को कनेक्टेड रखती है, जिससे हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। अगर आपको इसे देखना है तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं आज इसकी कहानी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक वकील को देखते हैं, जो असल में मित्रा नाम की लड़की का पिता होता है। अब मित्रा की बात करें तो वो साइट इंजीनियर होती है, जो इस वक्त एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही होती है। इस बीच हम देख पाते हैं कि उसके पिता उसे बार बार किसी वजह से कॉल कर रहे थे, जबकि काम में बिजी होने की वजह से वो बार बार अपने पिता की कॉल को कट किए जा रही थी। दरअसल उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जल्द ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, लेकिन ठीक उसी जगह पर एक पुराना मंदिर भी है, जिसे ये लोग तोड़ने में लगे थे। और यही वजह थी कि मित्रा अपने पिता का फोन नहीं उठा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो मंदिर टूटता जाता है, वैसे वैसे मित्रा को अजीब सा फील होने लगता है, जैसे कि वो मंदिर तोड़ना किसी तरह का अपराध हो, जो वो लोग कर रहे हैं। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब उसके पिता अपना काम खत्म करने के बाद वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी अचानक पता नहीं कैसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच वो नोटिस करते हैं कि अचानक उनका हाथ ठंडा होने लगा है और उस पर कुछ लगा हुआ है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उनके हाथ पर असल में बर्फ सी जमी हुई थी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक स्पिरिट फिगर वहां आकर शायद उन पर हमला कर देती है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ महीनों बाद शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ मित्रा को अपने पिता के हॉरिबल ड्रीम्स आने लगे थे, जिसमें कि उसे अपने पिता एक सुनसान जंगल में घायल कंडीशन में खड़े हुए दिखते थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कुछ कहना चाह रहे हों। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते या इशारा कर पाते, वो सपना हर बार वहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये थी कि मित्रा के ये सपने किसी सपने जैसे नहीं लगते थे, बल्कि उसे ऐसा लगता था कि ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। खैर, इसके बाद हमें एक दिन मित्रा का बॉस दिखाया जाता है, जो कि उसी कंस्ट्रक्शन साइट का इंचार्ज था, जहां पर हमने शुरू में मित्रा को देखा था। असल में बात ये थी कि उस बिल्डिंग का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उस मंदिर से रिलेटेड काम अभी भी बाकी था। अब क्योंकि शुरू से मित्रा उस साइट को देखते हुए आई थी, इसलिए उसका बॉस यही सोचता है कि उसे मित्रा को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो टैलेंटेड भी है और साथ ही इस साइट के बारे में उसे सब कुछ पता है। तो इस तरह अब वो बॉस अपने एक आदमी से मित्रा को कॉल करवाता है, जिसके बाद वो आदमी मित्रा को वहाँ पर आने के लिए कहता है। लेकिन इस दरमियान मित्रा अपने पिता की मौत के दौर से गुजर रही थी, इसलिए वो फोन पर साफ मना कर देती है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती और मैंने वो काम छोड़ दिया है। लेकिन जब यही बात उसकी सिस्टर और मॉम नोटिस करती हैं, तो वो दोनों उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि वो अपने काम पर जाए, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके, क्योंकि कब तक वो अपने पिता की याद में आंसू बहाती रहेगी। और वैसे भी अब उसके पिता मर चुके हैं और ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। 2 दिन आंसू बहाने के बाद लोगों को वापस अपने काम और जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब मित्रा की एक क्लोज फ्रेंड शालिनी उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर मित्रा की माँ शालिनी से भी यही बात कहती है कि मित्रा हमेशा दुखी ही बैठी रहती है, तुम जाकर उससे बात करो ताकि उसे हिम्मत मिले, और साथ ही उसे बोलो कि वो अपना काम शुरू करे। ऐसे बैठे बैठे तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। अब शालिनी की बात करें तो वो एक टीवी चैनल में काम करती थी। अब वो मित्रा के पास जाकर उसे समझाने लगती है, जिस पर मित्रा उससे कहती है कि अगर वो वहाँ पर होती तो अपने डैड को बचा लेती। पर इस बात पर शालिनी उसे जवाब देती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, यानी अगर तुम होती तो भी कुछ नहीं कर पाती। अब ये बात मित्रा को थोड़ी सी तसल्ली तो देती है, लेकिन उसके दिल में अब भी गिल्ट मौजूद था, क्योंकि वो अपने पिता की जान नहीं बचा पाई थी, और साथ ही उसने उस दिन उनका कॉल भी नहीं उठाया था। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पर एक वर्कर अचानक किसी स्पिरिट से पॉजेस्ड हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो, और तभी अचानक वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब ये देखकर वहां मौजूद किसी भी आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इधर मित्रा अपना काम छोड़ने का डिसीजन ले चुकी थी, यानी किसी के भी समझाने पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन उसका बॉस, जो कि उसका एक फैमिली फ्रेंड भी है, आखिर में वो घर पर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम काम पर नहीं आओगी तो काम कैसे चलेगा, आखिर तुमने इस काम के लिए इतना टाइम दिया है, इतनी मेहनत की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत आखिरी वक्त पर किसी और के नाम हो जाए।
इसलिए कम से कम तुम इस प्रोजेक्ट को फाइनल करो, फिर जो करना है वो आराम से सोचना। ये सुनकर अब मित्रा थोड़ी देर सोचती है और आखिर में उसकी बात मानकर प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार हो जाती है। अब मित्रा अपने बॉस की सलाह मानकर अगले दिन अपने सामान को पैक करती है और उस साइट पर जाने की तैयारी करती है जहां ये प्रोजेक्ट चल रहा था। फिर वहां पहुंचने के बाद उसे कोली नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे एक किराए का घर दिखाता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहां कोई सेपरेट घर नहीं था। इसीलिए वो मित्रा को एक शेयरिंग हाउस में रहने के लिए जगह दे देता है। लेकिन यहाँ मित्रा को पता चलता है कि इस हाउस में पहले से ही मारिया नाम की एक लड़की भी रहती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मारिया बहुत ही रूखी और गुस्सैल स्वभाव की लड़की है। खैर, अब वो दोनों कुछ खास बात नहीं करती और इसी बीच कोली उसे वो शेयरिंग हाउस दिखाकर वहाँ से चला जाता है। पर बाद में मित्रा यही सोचती है कि आखिर ये लड़की इतनी खड़ूस सी क्यों है। लेकिन फिर भी वो वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है और अपने सामान को सेट करने लगती है। फिर शाम के वक्त मित्रा उस साइट पर पहुँचती है जहाँ उसका बॉस उससे कहता है कि मुझे अभी और काम है, तुम खुद ही जाकर साइट को चेक कर लो। तो इस तरह अब मित्रा उसकी बात मानकर कंपनी की गाड़ी में सवार होती है और ड्राइवर को साइट की लोकेशन देती है। लेकिन ड्राइवर को वो लोकेशन सुनकर थोड़ा सा डर लगने लगता है, जिसे मित्रा भी महसूस कर लेती है। इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। जिस पर वो ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में है, इसलिए मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। तो ये सुनकर मित्रा उससे कहती है कि ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं खुद साइट पर पहुंच जाऊंगी। तो इस तरह ड्राइवर तुरंत वहां से चला जाता है, जबकि मित्रा अब अकेली साइट की ओर चल पड़ती है और वहां पहुंचकर वर्कर्स से बात करती है। फिर वहां वर्कर्स उससे कहते हैं कि लॉकडाउन में हमारा काम बंद हो गया था, जिस वजह से हमें पैसे नहीं मिले, इसलिए आप प्लीज मालिक से बात करो। अब मित्रा सोचती है कि इनकी बात तो सही है, लेकिन पहले साइट चेक कर लूं। अब वो साइट के चारों ओर देखने लगती है और तभी अचानक एक वर्कर चीखता है और मित्रा देखती है कि एक वर्कर बिना किसी वजह से बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से कूद जाता है। वो नीचे गिरकर मर जाता है और साइट पर अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच लोग चिल्लाते हैं कि ये चौथा है, यानी पहले 3 भी ऐसे ही मरे थे। ये देखकर और लोगों की बातें सुनकर मित्रा सन्न रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, कोई तो वजह होगी। लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ में नहीं आता। पर तभी उसके फोन पर उसके ड्राइवर का कॉल आता है कि मैडम, मैं अब हॉस्पिटल में हूँ, सॉरी अभी नहीं आ सकता। जिस पर मित्रा जवाब देती है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। लेकिन दोस्तों, सच तो ये था कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। अब कुछ देर बाद पुलिस साइट पर पहुंचती है, क्योंकि ये लगातार हो रही मौतों की खबर फैल चुकी थी। जहां पर एक पुलिस वाला मित्रा से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये जगह खतरनाक है, यहाँ से जाओ। तो मित्रा कहती है कि मैं इस साइट की इंजीनियर हूँ और साइट चेक करने आई थी। लेकिन अब वो पुलिस वाला उसे चेतावनी देता है कि जल्दी यहाँ से चली जाओ, वरना खतरा हो सकता है। इसके बाद मित्रा वहाँ से निकलती है और पास के एक बस स्टॉप पर पहुँचती है, जहाँ वो इंतजार करने लगती है कि कोई उसे ले जाए। और इसी बीच वो अपनी दोस्त शालिनी के साथ साथ बाकी लोगों को भी कॉल कर देती है। पर तभी अचानक उसे वहाँ एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि एक लड़की जमीन पर बैठी सिसकियां ले रही है। अब मित्रा उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। पर तभी वो पुलिस वाला वापस से आता है और मित्रा को डांटता है कि बोला था ना, रात को यहाँ अकेली मत रहो, ये जगह सेफ नहीं है। तो मित्रा कहती है कि असल में मैं अपनी एक फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ, वो मुझे लेने आ रही है। और उसी वक्त शालिनी का बॉयफ्रेंड विश्वा शालिनी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अब विश्वा उस पुलिस वाले से कहता है, मैं लेट हो गया, सॉरी। जिस पर वो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, लेकिन जल्दी पिकअप करो और यहाँ से जाओ। इसके बाद विश्वा मित्रा को गाड़ी में बैठाता है और शालिनी को भी साथ लेता है। अब रास्ते में मित्रा कहती है कि वहाँ चौथा वर्कर कूद गया, ये कैसे हो सकता है। तो विश्वा भी हैरानी से कहता है कि चौथा, ये तो बहुत अजीब है, यानी कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वो लोग मित्रा के घर पहुँचते हैं और मित्रा को ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाते हैं। पर इतनी रात होने की वजह से अब मारिया उसे लेट आने पर गुस्से से कहती है कि मुझे वेट करना पसंद नहीं, ये रखो चाबी, आगे से जब आना हो आना, जब जाना हो जाना, मैं घर के गेट की देखभाल ही नहीं करूंगी। अब मित्रा फिर सोचती है कि ये लड़की हमेशा अकड़ में क्यों रहती है, लेकिन फिर वो चुपचाप अपने सामान को सेट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रात को अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और मित्रा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो टॉर्च लेकर चेक करने जाती है तो हमें मिरर में एक शैडो फिगर दिखता है, जिसे मित्रा असल में नहीं देख पाती और सोचती है कि शायद वो आवाज उसका भ्रम होगी। इसके बाद लाइट्स वापस आ जाती है, जिसके बाद वो सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह वो वॉचमैन से ऐसे ही रात की उन आवाजों के बारे में पूछती है कि क्या उसने भी कोई आवाज सुनी थी।
तो इस पर वॉचमैन उससे कहता है कि मैडम, इस घर में लोग एक एक करके मर रहे हैं, शायद यहाँ कोई भूत है। ये सुनकर मित्रा को डर लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रही है। फिर अगली सुबह मित्रा जल्दी उठती है और मारिया के कमरे में जाती है, जहाँ उसे मारिया के माथे पर एक गहरी चोट नजर आती है। अब वो उसे हैरानी से पूछती है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तो मारिया गुस्से में जवाब देती है, मैं अलमारी से टकरा गई थी जिससे ये हो गया। फिर रात के वक्त मित्रा उस टेम्पल के डिजाइन पर मेहनत कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक वो लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगती हैं। इसके बाद वो विंडो की ओर देखती है तो वहाँ उसे एक काली और डरावनी परछाई दिखाई देती है जो कि मूव कर रही थी, लेकिन फोन पर होने की वजह से वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। असल में उसे लगा था कि शायद कोई सड़क से गुजर रहा होगा और लाइट की वजह से उसकी परछाई खिड़की पर पड़ रही होगी। खैर, अब उसी वक्त एक राहगीर भी वहाँ से गुजरता है और उसे भी वही अजीब फिगर दिखती है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर वॉचमैन तुरंत दौड़कर आता है और उस राहगीर को डांटते हुए भगा देता है कि भागो यहाँ से, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद जब वो वॉचमैन वहाँ जाकर देखता है तो वो फिगर वहाँ से गायब हो चुकी थी, जैसे धुंध में खो गई हो। उधर मारिया अब सोते वक्त अचानक अजीब सी हरकतें करने लगती है, मानो कोई स्पिरिट उस पर कब्जा कर रही हो। इसके बाद वो अचानक उठकर अलमारी के पास जाती है और फिर उसे लगातार नॉक करने लगती है और कभी उससे लगातार टकराने लगती है, जिसके बाद ये क्रीपी सीन यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद जब अगली सुबह मित्रा उठती है तो देखती है कि मारिया अभी तक बिस्तर पर पड़ी है और उठकर बाहर नहीं आई है। तो उसे लगता है कि कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं, इसलिए अब वो उसके पास जाती है और देखती है कि उसकी सर वाली चोट अब और गहरी हो गई है। तो ये देखकर मित्रा घबराकर डॉक्टर को फोन करती है, जो वहाँ पहुंचकर मारिया को चेक करता है और कहता है असल में मारिया को नींद में परेशानी होती है, जिस वजह से शायद ये नींद में चलती होगी और ये चोट भी इसी वजह से लगी होगी। खैर, अब मित्रा कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं काम पर नहीं जाऊंगी और मारिया के साथ रहूंगी ताकि उसकी देखभाल कर सकूं। अब मारिया मित्रा की केयरिंग को देखकर अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मित्रा मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। जिस पर मित्रा उससे कहती है कि फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। फिर अगले दिन मित्रा एक मीटिंग में शामिल होती है, जहां वो उस टेम्पल के डिजाइन पर डिस्कस कर रही होती है। इसी बीच एक शख्स उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्या देख रही हो? अब मित्रा उसकी बातें सुनती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो चुप रह जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया फोन चार्ज करने के लिए एक कमरे में जाती है और तभी उसे अपने पीछे एक शैडो दिखाई देती है और इस बीच अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिस पर वो चिल्लाने लगती है कि कौन है वहाँ। अब मित्रा फौरन उसकी आवाज को सुनकर दौड़कर आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? तो मारिया कांपते हुए कहती है, मेरे पीछे कोई था, वो दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। लेकिन मित्रा उसे शांत करती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें सोने की जरूरत है, इसलिए हेलुसिनेशन हो रहे होंगे, डॉक्टर ने इस बारे में बताया था। अब इसी दौरान वो मारिया से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम पहले इतनी रूड क्यों थी? तो अब मारिया उसे अपनी कहानी सुनाती है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं किसी से दिल खोलकर नहीं बोलती, मैं अपने आप को दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। उसके बाद मित्रा अपनी बात को रखती है और बताती है कि मेरे और मेरे डैड के बीच में भी छोटी सी नोकझोंक हुई थी। वो कहती है कि एक दिन डैड ने मुझे बार बार फोन किया, लेकिन मैंने नहीं उठाया और उसी दिन उनका मुझे एक दुख भरा वॉइस मैसेज आया था कि बेटी तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। फिर मैं उनको रिप्लाई देना भूल गई और उसी रात उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। वो कहती है कि आज भी मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने उनको जवाब क्यों नहीं दिया। और हम देखते हैं कि ये कहते हुए मित्रा भावुक हो जाती है। इसके बाद रात को जब वो दोनों सो रही होती हैं, तो अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और उनको दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब मित्रा उठकर देखती है तो उसे एक माँ बेटी की स्पिरिट्स की शैडो दिखाई देती है जो कमरे में मौजूद थी और ये सब मित्रा को बहुत ही ज्यादा डरा देता है। लेकिन अगले ही पल उसकी नींद खुलती है और हम देख पाते हैं कि ये भी उसका एक सपना था। फिर अगली सुबह वो अपने सपने के बारे में मारिया और शालिनी को बताती है, जहाँ शालिनी उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड विश्वा को इस बारे में बहुत जानकारी है, इसलिए हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। पर मित्रा कहती है कि यार ये तो बस एक सपना था और कुछ नहीं। लेकिन जब शालिनी जोर देती है तो आखिरकार मित्रा मान जाती है कि वो विश्वा को बुला ले। फिर जब विश्वा वहां पहुंचता है तो वो घर के हर कोने की अच्छे से जांच करता है। इसके बाद वो मित्रा का हाथ पकड़कर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है?
अब ऐसा पूछते ही उल्टा विश्वा को उसी वक्त एक शैडो दिखती है, लेकिन वो इस बात पर चुप रहता है और फिर मित्रा से कहता है कि ये सपने तुम्हें क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन हमें जानना होगा, तभी ठीक से कुछ पता चल पाएगा। इसके बाद वो लोग उस बस स्टॉप पर जाते हैं कुछ सुराग ढूंढने के लिए, जहाँ से उस रात शालिनी और विश्वा ने मित्रा को पिक किया था। लेकिन उस जगह को देखकर मित्रा कहती है कि मैं यहाँ उस रात को नहीं थी, लेकिन विश्वा और शालिनी कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं पर थी और हम तुम्हारे साथ थे। फिर मित्रा कहती है कि ये बस स्टॉप मुझे पुराना क्यों लग रहा है, तो विश्वा कहता है कि शायद ऐसा किसी स्पिरिट ने तुम्हें महसूस करवाया होगा, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ होगा सालों पहले। इसके बाद विश्वा पुराने रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ 2 लोग ट्रक से टकराकर मर गए थे। यानी अब आगे बढ़ने के लिए इन लोगों को पुलिस की मदद चाहिए थी। इसलिए शालिनी कहती है कि मुझे रियाज नाम के एक लड़के के बारे में पता है, वो मीडिया में है, तो चलो हम उससे बात करते हैं, शायद वो हमारी मदद कर पाए। इस तरह अब वो रियाज से मिलते हैं और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अपने एंड से डिटेल्स जुटाने लगता है। फिर सब कुछ पता करने के बाद रियाज उनसे कहता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर 4 लोग ऊपर से गिरे थे और मेरा मानना है कि किसी स्पिरिट ने ऐसा किया होगा और इनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। इसके बाद ये लोग मित्रा और मारिया के मकान मालिक से इस बारे में पूछते हैं, तो वो मकान मालिक कोली कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर वो वहाँ काम करने वाले एक वर्कर से पूछते हैं, जो कहता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता। ये सब हो जाने के बाद मित्रा सोचती है कि शायद हम लोग बेकार में इतना सोच रहे हैं, आखिर ये सब हमारा भ्रम भी तो हो सकता है। इस तरह जब विश्वा को लगता है कि अलग से इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो आखिर में वो उस राज को उजागर करता है जो वो अब तक छुपाए हुए था। वो मित्रा से कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड का एक शैडो दिखा था, जिनका हाथ एक दूसरी स्पिरिट ने पकड़कर रखा था और इसी वजह से उनका हाथ बर्फ सा ठंडा था। वो कहता है कि जरूर उस स्पिरिट ने ही ये सब किया होगा और तुम्हारे डैड और उस स्पिरिट का भी कोई रिश्ता होगा, जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा। उसके बाद मित्रा अपनी सिस्टर से फोन पर बात करती है और तभी उसकी सिस्टर मिरर में एक अनजान फिगर को क्रॉस करते हुए देखती है, जो कोई और नहीं बल्कि खुद मित्रा की ही थी। अब उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि तुम यहाँ कब आई, तो मित्रा कहती है कि मैं कुछ जरूरी जवाब ढूंढने आई हूँ। इसके बाद वो अपने पिता के रूम में जाती है और उनका सामान चेक करने लगती है। ये देखकर अब उसकी मम्मी कहती है कि सारी चीजें मैंने एक जगह पर रखी हैं, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वो दोनों लोग थे जो एक्सीडेंट में मर गए थे और इस फोटो पर रॉयल स्टूडियो का नाम लिखा हुआ था। अब मित्रा शालिनी से कहती है कि चलो वहाँ जाकर हम पूछते हैं कि क्या माजरा है। फिर वो सभी रॉयल स्टूडियो जाते हैं, जहाँ मित्रा शॉप वाले से पूछती है कि मेरे डैड ने ये फोटो ली थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फोटो में मौजूद ये दोनों लोग कौन हैं? तो शॉप वाला बताता है कि ये दोनों तो एक्सीडेंट में मर गए थे और इनका एक तीसरा भाई भी था जो इसी शॉप में मारा गया था। तो इस पर मित्रा उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास उस तीसरे भाई की फोटो है तो प्लीज मुझे दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी। तो शॉप वाला कहता है कि फोटो तो होगा लेकिन मुझे ढूंढना होगा, और फिर थोड़ी देर बाद वो उस फोटो को ढूंढकर मित्रा को दे देता है। इसके बाद मित्रा अपने बॉस के पास आकर पूछती है, सर ये जगह पहले किसकी थी? तो बॉस बताता है कि ये जगह एक समय पर 3 भाइयों की थी, लेकिन अब वो मर चुके हैं, जिस वजह से अब ये जगह उनके रिश्तेदारों के पास आ गई है। फिर वो पूछती है कि क्या उन तीनों से पहले भी वो जगह किसी और की थी? तो वो चेक करके बताता है कि उनसे पहले वो जगह एक औरत के पास थी जिसे पटायाम में देखा गया था। अब मित्रा ये सुनकर सन्न रह जाती है और फिर रियाज सभी से कहता है कि क्यों ना हम उस पुलिस वाले से मदद लें जो उस वक्त इस केस को देख रहा था। इस तरह अब वो सभी इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्टर कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है, वो 2 लोग ट्रक से टकराकर मारे गए थे, जिसके बाद शॉक में उनका भाई भी मारा गया और फिर वो केस वहीं पर बंद हो गया। इसके बाद मित्रा उसे एक पुराने घर का फोटो दिखाती है जो कि उस बिल्डिंग के बनने से पहले का था, जिसे देखकर वो इंस्पेक्टर कहता है कि इस घर के बारे में तो मुझे सब पता है। फिर वो बताता है कि यहाँ पहले एक माँ बेटी रहती थी। बेटी 12 साल की थी जबकि माँ विधवा थी और साथ ही एक आदमी उनके बहुत करीब था जो शायद उस लेडी को प्यार करता था। फिर एक दिन इन तीनों भाइयों ने इस प्रॉपर्टी के लिए उस लेडी से संपर्क किया और इस तरह उस औरत ने ये फैसला किया कि वो इसे बेचकर दूर कहीं चली जाएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। इसलिए उसने तीनों भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन माँ बेटी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो बताता है कि प्रॉपर्टी सेल होने के बाद वो अपने उस लवर के साथ इस टाउन को छोड़ने वाली थी, लेकिन उसके लवर ने उसे धोखा दे दिया और अकेले सारे पैसे लेकर भाग गया। इससे वो माँ बेटी डिप्रेशन में चली गई और आखिर में दोनों ने अपनी जान ले ली। अब ये सुनकर मित्रा यही सोचने लगती है
कि कहीं वो लवर उसके पिता तो नहीं थे। इसलिए अब वो अपने पिता की फोटो इंस्पेक्टर को दिखाती है और पूछती है कि क्या यही वो आदमी था जिसने उस लेडी को धोखा दिया था। तो वो इंस्पेक्टर जवाब देता है कि नहीं, ये वो नहीं है, उस आदमी का नाम राम था, मुझे बस इतना पता है। अब इस सब से मित्रा के दिमाग में उलझन बढ़ जाती है कि आखिर इस केस में उसके डैड का क्या रिश्ता है, और इस तरह उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर रियाज उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम आगे जांच करेंगे जिससे कोई ना कोई सच्चाई जरूर सामने आएगी। फिर हम देखते हैं कि जिस इंस्पेक्टर के पास से ये लोग अभी होकर आए थे वो अपने घर में काम करते करते अचानक से चक्कर खाकर गिर जाता है। इसके बाद जब वो ऊपर देखता है तो उसे घर की सीलिंग बुरी तरह से टूटी हुई नजर आती है, और तभी अचानक एक हॉन्टिंग फिगर वहाँ प्रकट होता है जो उस इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है। फिर वो इंस्पेक्टर डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिगर उसे जकड़ लेता है और फ्रीज करके फौरन उसकी जान ले लेता है। फिर इस खबर की जानकारी मित्रा और बाकी लोगों को होती है, तो वो यही सोचते हैं कि आखिर इंस्पेक्टर कैसे मरा होगा, वो भी जस्ट हमारे बात करने के बाद। तो इस पर विश्वा कहता है कि शायद उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए ऐसा हुआ, ज्यादा मत सोचो। लेकिन रियाज उसे टोकते हुए कहता है कि नहीं, इंस्पेक्टर हमें झूठ बोल रहा था, जरूर उसे सच्चाई पता थी और उसने हमें गलत जानकारी दी। फिर रियाज आगे कहता है कि यह जरूर कोई मर्डर केस है, मुझे नहीं लगता कि उन माँ बेटी ने खुद की जान ली होगी, और शायद इस इंस्पेक्टर ने उस केस को गलत तरीके से बंद किया होगा जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे भी मिले होंगे। खैर, अब ये लोग उस डॉक्टर के घर जाते हैं जिसने उन माँ बेटी की मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी उनके मरने के बाद। अब ये डॉक्टर इन्हें नशे में धुत मिलता है, लेकिन वो इनसे सच बोलते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ उसी केस में नहीं बल्कि कई केसेस में झूठी रिपोर्ट लिखी है और इसके लिए मुझे खूब सारे पैसे भी मिले हैं, लेकिन उस पैसे का आज कोई फायदा नहीं। फिर वो भावुक होकर बोलता है, भगवान मुझे सजा दे चुका है, मेरी वाइफ और बेटे एक्सीडेंट में मर गए हैं और अब मैं भी जल्द ही खत्म हो जाऊंगा। तो ये सुनकर अब ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर रियाज कहता है कि मुझे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रात के समय जब वो डॉक्टर शराब पी रहा होता है तभी उसके हाथ धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, जिसके बाद उसे वही हॉन्टिंग फिगर दिखती है जो कि इंस्पेक्टर को भी दिखी थी। अब उसे देखते ही वो डॉक्टर डरते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे लेने आ ही गई। इस तरह वो फिगर उस पर हमला कर देता है और उसकी भी जान ले लेता है। फिर मित्रा को पता चलता है कि जिन 3 भाइयों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस प्रॉपर्टी की डील में गवाह के हस्ताक्षर किसी और ने नहीं बल्कि उसके डैड ने ही किए थे। तो शायद इसीलिए घोस्ट ने उन्हें निशाना बनाया था और अब वही स्पिरिट मित्रा को भी टारगेट कर रही थी। अब इसी बीच रियाज अपना सुझाव देता है कि हमें उस राम के बारे में जांच करनी चाहिए जिसके बारे में उस इंस्पेक्टर ने बताया था। तो इस तरह अब जांच में रियाज को पता चलता है कि राम को एक संदिग्ध केस में गिरफ्तार किया गया था और वो उस वक्त 16 महीने जेल में था और वहाँ जेल में उसकी दोस्ती रवि नाम के आदमी से हो गई थी और इत्तेफाकन दोनों एक ही समय पर रिहा भी हो गए थे। तो इस तरह अब ये लोग उस रवि को ढूंढने के लिए उसके गाँव निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कई लोग रवि को जानते हैं लेकिन राम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिर रवि के रिश्तेदारों से राम के बारे में पूछने पर वो लोग उन्हें बताते हैं कि हमें राम के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस तरह अब ये लोग डाउट में पड़ जाते हैं कि क्या राम सचमुच रवि के साथ था भी या नहीं। लेकिन तभी एक लोकल आदमी उन्हें बताता है कि जॉर्ज नाम का एक आदमी था जिसने रवि को शॉप दी थी और रवि उसी को चला रहा था। पर इस बीच एक दिन शॉप चलाते चलाते अचानक रवि की मौत हो गई। अब तभी शालिनी कहती है कि मुझे एक मैसेज भेजना है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। उधर मित्रा थकान के मारे रूम में रेस्ट करने चली जाती है और तभी एक आदमी आकर उससे पूछता है कि मैडम आपका रूम ठीक है ना? तो मित्रा कहती है कि हाँ, ये रूम बहुत अच्छा है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम जॉर्ज को जानते हो? तो वो जवाब देता है, इस टाउन में हर कोई जॉर्ज को जानता है, क्यों, क्या हुआ? इस तरह अब मित्रा उससे जॉर्ज का पता लेती है और तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है जो उससे कहता है कि मैडम जॉर्ज अभी होटल में खाना खा रहा है और कल वो दिल्ली 1 हफ्ते के लिए जा रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उससे आज ही मिल लो। तो अब ये सुनकर मित्रा फौरन जॉर्ज से मिलने जाती है, लेकिन तब तक जॉर्ज खाना खाकर जीप में निकल चुका होता है। इसके बाद मित्रा और उसके दोस्त जॉर्ज का पीछा करते हैं और आखिर में उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर मित्रा जॉर्ज से बात करती है और उससे रवि के बारे में पूछने लगती है। इधर रियाज गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी थ्योरी के हिसाब से ये सभी मर्डर मित्रा ने ही किए हैं। लेकिन बाकी सब पूछते हैं कि मित्रा आखिर ये मर्डर क्यों करेगी और तुम इतना श्योर कैसे हो? तो रियाज कहता है कि हर मर्डर वाली रात मित्रा मौजूद थी और मरने से पहले सबकी बॉडी फ्रीज हो गई थी, यानी उसने सभी को मारने के लिए किसी तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया होगा।
पर तभी वहाँ बैठा विश्वा उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, मित्रा ये सब नहीं कर रही और ये सच में एक स्पिरिट का काम है, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। फिर सीन मित्रा पर आता है, जो जॉर्ज से राम के बारे में पूछती है, जिसके बाद जॉर्ज उसे राम की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि राम ही था जो उस विधवा और उसकी बेटी के घर के पास रहता था। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें इस केस से जुड़े कुछ जरूरी पहलू दिखाए जाते हैं। असल में एक दिन उस लेडी की बेटी की किताबें गिर गई थी, जिन्हें उठाने में राम ने मदद की, और इस बीच उसने देखा कि किताबों के साथ साथ उसका ज्वेलरी बॉक्स भी गिर गया है, तो वो उसे भी उठाकर दे देता है। अब इससे होता यह है कि दोनों माँ बेटी उस पर आसानी से भरोसा कर लेती हैं और धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। हम देखते हैं कि उस लेडी के घर में एक मंदिर था, जहाँ वो रोज पूजा किया करती थी, लेकिन दूसरी तरफ राम को भगवान में विश्वास नहीं था, इसलिए वो पूजा में शामिल नहीं होता था। इसी बीच वो तीन भाई प्रॉपर्टी के लिए बार बार उस लेडी पर दबाव डालते थे, लेकिन वो औरत हर बार उनसे मना कर देती थी। और जब वो लोग वापस उसे परेशान करने लगे, तो एक दिन राम ने उस लेडी की मदद की और उन तीनों भाइयों को धमकाकर वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद उस लेडी और उसकी बेटी का भरोसा राम पर और ज्यादा बढ़ गया और कुछ ही महीनों में राम और वो लेडी एक दूसरे के पास आ गए थे, क्योंकि उस लेडी को ये एहसास हो चुका था कि राम उसकी बेटी का हमेशा ख्याल रखेगा और उन दोनों के साथ ही रहेगा। लेकिन फिर एक दिन वो तीनों भाई वापस आए और उस औरत का मजाक उड़ाने लगे कि अब तो तुम्हारा रिश्ता इस राम से जुड़ गया है, विधवा होकर भी इस आदमी के साथ रहती हो, कैसी औरत हो। ये सुनकर अब वो औरत कहती है कि तुम चाहे जो बोलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक राम कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं यहाँ रह रहकर तंग आ चुका हूँ, ऊपर से ये लोग मुझे पहले की तरह पैसे नहीं दे रहे। क्यों ना तुम इनको अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, ताकि मैं इनसे पैसे लेकर इस जंजाल से निकल सकूं। ये सुनकर वो लेडी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो राम। और तब जाकर उसे एहसास होता है कि राम उन तीनों भाइयों से मिला हुआ था और जानबूझकर उनके साथ रहने का नाटक कर रहा था, ताकि एक दिन उसकी प्रॉपर्टी को उन तीनों भाइयों के नाम करवा सके। लेकिन समय काफी हो गया था, इसलिए अब वो तीनों भाई भी इंतजार नहीं कर सकते थे, जिस वजह से आज वो सामने आ गए थे। इसके बाद वो तीनों भाई उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन नहीं किए तो हम तुम्हारे नाम को बदनाम कर देंगे और तुम्हारी बेटी को वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें तुम राम के साथ वक्त बिता रही थी। अब डर के मारे वो औरत पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन फिर भी पास में खड़ा राम उसकी बेटी को इतनी देर में मार डालता है। और ये सब जब वो औरत देखती है तो वो राम का कॉलर पकड़कर उससे पूछती है कि मैंने वही किया जो तुम लोगों ने कहा, फिर आखिर मेरी बेटी को क्यों मार दिया। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि राम उसे भी मार डालता है, जिसके बाद वो तीनों भाई उन पेपर्स पर हस्ताक्षर लेकर प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हैं। और जब गारंटर बनने की बात आती है तो उनका लॉयर अपनी गवाही दे देता है, जब उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। और वो लॉयर कोई और नहीं बल्कि मित्रा का पिता ही था। और यही वजह थी कि उस लेडी की स्पिरिट ने मित्रा के डैड को भी निशाना बनाया था। फिर तीनों भाई उस राम को पैसे देकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक भाई पॉजेस्ड हो जाता है और सड़क पर पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। फिर दूसरा भाई उसे रोकने जाता है तो वो दोनों ही ट्रक के सामने आकर मारे जाते हैं, जबकि वो स्पिरिट उस तीसरे भाई को मार डालती है। पर ये सब दूर खड़ा राम देख लेता है और वो फौरन उस टाउन को छोड़कर भाग जाता है। इस तरह जॉर्ज जब ये कहानी सुनाता है तो मित्रा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। लेकिन इसी बीच अचानक रियाज राम की फोटो मित्रा को भेजता है और जब मित्रा उसे देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो पल भर में पहचान लेती है कि वो राम कोई और नहीं बल्कि उसके सामने बैठा जॉर्ज है, जो नाम बदलकर यहाँ रह रहा है। लेकिन अब वो उससे कुछ कह पाती, इतने में वहाँ उस लेडी की स्पिरिट वहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही जॉर्ज नीचे गिर जाता है। फिर जॉर्ज दौड़ते वक्त अचानक फ्रीज हो जाता है और जमीन पर गिरकर मारा जाता है, जबकि रियाज जो ये सब दूर से देख रहा था उसको अब यकीन हो जाता है कि ये मर्डर्स मित्रा ने नहीं किए थे, बल्कि ये सब उसी स्पिरिट का काम था। तो इस तरह वो आत्मा अपना बदला ले लेती है और मित्रा का मिशन भी पूरा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्रा अपने होम टाउन की ओर वापस लौटती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज अभी भी राज ही रह गई कि भाई आखिर मारिया का इस पूरी कहानी से क्या लेना देना था। तो मेरा मानना है कि उसे सच में नींद में चलने की बीमारी होगी, जिसके चलते उसे चोट लगती होगी, और डायरेक्टर ने इस चीज को इतने अच्छे से मूवी के अंदर डाला है ताकि हम व्यूअर्स शुरू में देखकर कंफ्यूज हो जाएं और मारिया को इस केस से रिलेट करने लगे। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। वहीं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार और धांसू वीडियो में।
टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।